हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है। आज डिस्कशन होगा, चर्चा होगी आपके साथ साइंस को लेकर। जो आपकी साइंस विज्ञान प्रौद्योगिकी घटनासार के लास्ट 6 मंथ का जो निचोड़ है, आपका जो घटनासार करंट अफेयर का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, उसकी चर्चा होगी दोस्तों। तो साइंस से क्वेश्चन देखा होगा आपने। आजकल साइंस पर बहुत जोर दिया जा रहा है क्योंकि इंडिया रीजनल हो चुका है। तो साइंस से करीब 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो जरूरी ये है कि भाई आपको साइंस कैसे और क्यों और किस लिए पढ़ना है। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट कि साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डेली लाइफ, इन योर फ्यूचर लाइफ, इन योर पास्ट लाइफ। साइंस का जो महत्व है आप समझ सकते हैं। और साइंस एक रेस भी है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एआई जब से आया है, एमएल जब से चल रहा है, डाटा साइंस की बातें हो रही हैं, लोगों में भीड़ चाल है, लोगों में एक द्वंद्व युद्ध है, डिलेमा है। हर कंट्री अपने आप को बेहतर करने के लिए, एआई के लिए बेहतर साबित करने के लिए होड़ मची हुई है। तो इसलिए साइंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी अपने बौद्धिक क्षमताओं के लिए, आपके अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के लिए। तो आज बात करेंगे साइंस पर। पूरा एंड तक जरूर देखेगा वीडियो, एक एक चीज़ को, एक एक बेहतरीन कंटेंट को बेहतरीन फैक्ट के साथ, जो फैक्ट आपके एग्जाम से आते हैं उनको डिटेल में चर्चा करेंगे। फालतू की चीज़ों को अवॉइड किया जाएगा क्योंकि एग्जाम्स ओरिएंटेड ही बात होगी यहाँ पर। गॉट माय पॉइंट। चलिए, पहला टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा 100%। यहाँ से 3 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं जितने भी एग्जाम है, चाहे वो उत्तर प्रदेश ऐसा ही है, चाहे आपके जितने भी और एग्जाम है, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी से यूपीएसआई, यूपी पुलिस, या जितने भी आपके बीपीएससी है, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, इवन यूपीएससी से भी यहाँ क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि कई बार ये क्रेस्पर टेक्निक को यूपीएससी में पूछा गया है। जो जहाँ पर है, सिकल सेल को यूपीएससी में पूछा गया है, तो मैं वही बात करने वाला हूँ। गॉट माय पॉइंट। तो चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा आपको 1 मिनट का विराम देंगे, चर्चा करने वाले हैं आप डिटेल के साथ। पहला टॉपिक आपका सेमिकॉन इंडिया 2025। सेमिकॉन इंडिया 2025 की चर्चा करेंगे। देखिए है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स, नाम, पता सब कुछ आपको याद रखना है। मोदी जी ने 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में, याद रखना ये कहां पर, नई दिल्ली में बहुत सारी जगह हैं, तो वहां यशोभूमि में ये पूछा जा सकता है। 2 सितंबर याद रखना। सेमिकॉन इंडिया 2025 के कौन से संस्करण, चौथे, ये चौथा संस्करण है जिसका उद्घाटन किया। तो 4 सितंबर तक ये चला और भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक प्रदर्शन मंच ये माना गया। इसमें दोस्तों 33 देश, 50+ वैश्विक लोगों ने, ये सब याद रखना, ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लोगों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन की प्रमुख घोषणाओं की चर्चा करते हैं। देखिए, इंडिया डीप टेक इन्वेस्टमेंट अलायंस, इसका गठन था। इस सम्मेलन का प्रमुख घोषणा थी कि इस सम्मेलन में इंडिया डीप टेक इन्वेस्टमेंट अलायंस का गठन किया गया। पूछा जा सकता है कहां और कब किया गया, तो ये सेमिकॉन इंडिया के समय पर इस इंडिया डीप टेक इन्वेस्टमेंट अलायंस का गठन किया गया, जो डीप टेक कंपनियों और जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए निजी पूंजी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और विशेषज्ञता जुटाने के लिए $1 बिलियन का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध है। क्या है, $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है दोस्तों। आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। ये इंडिया डीप टेक इन्वेस्टमेंट पूछा जा सकता है। तो सेमिकॉन इंडिया 2025 2 सितंबर 2025 को मोदी जी ने नई दिल्ली यशोभूमि सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का इनॉग्रेशन किया, वहां पर इसका गठन किया गया। नेक्स्ट बात होगी पहला अंतरराष्ट्रीय पाली सम्मेलन 2025। श्रीलंका की बहुत इंपोर्टेंट है, कहां पर, श्रीलंका के कैंडी में दोस्तों, श्रीलंका के कैंडी में भारत के सहायक उच्चायोग और पैराडेनिया विश्वविद्यालय की संयुक्त मेजबानी में 26 अगस्त 2025 को पाली के अध्ययन के भविष्य पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो कहां पर, श्रीलंका के कैंडी में दोस्तों। इसमें श्रीलंका, भारत सहित बहुत सारे विद्वानों ने हिस्सा लिया। इसका मुख्य विषय देखिए, मुख्य विषय था पाली भाषा का भविष्य। याद रखना, पाली भाषा का भविष्य को लेकर एक मुख्य विषय का अध्ययन किया गया और इसमें थेरवाद परंपरा, पांडुलिपि अध्ययन और पाली के विकास पर चर्चा हुई दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। ठीक है, अब आएंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी, जो बहुत ही उन्नत तरीके से समझाया गया है। चलिए चर्चा करते हैं आपके साथ। क्या है दोस्तों, एम्स दिल्ली की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज। एम्स दिल्ली में उन्नत यानी एडवांस लेवल का ब्रेन स्टेंट का भारत का पहला समर्पित क्लिनिकल ट्रायल सफल हुआ।
तो एम्स दिल्ली में गंभीर स्ट्रोक जो लकवा मार जाता है उसके इलाज के लिए उन्नत ब्रेन स्टेंट पर देश का पहला समर्पित क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कहां पर? एम्स दिल्ली में दोस्तों। दूसरा यह ग्रास रूट ट्रायल जो है ये नामक था, ये ग्रास रूट ट्रायल नामक इस अध्ययन में ग्रेविटी मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित स्वदेशी सुपरनोवा स्टेंट का सुरक्षा और प्रभावकारिता है, उसका जो इम्पैक्ट है उसका मूल्यांकन किया गया दोस्तों, जिससे जो बड़ी रक्त वाहिका है आपकी जो आर्टरीज वगैरह है उनमें रुकावट वाले स्ट्रोक के इलाज में प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। यह भारत का पहला घरेलू मल्टी सेंटर स्ट्रोक इंटरवेंशन डिवाइस ट्रायल था जो एम्स दिल्ली के नेतृत्व में किया गया दोस्तों। गॉट इट? नेक्स्ट देखेंगे क्या है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगा, वही काम करेंगे। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया में से पहले ही 300 से अधिक मरीजों पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा चुका है और यह भारत का पहला स्ट्रोक डिवाइस बना है जिसे पूरी तरह घरेलू क्लिनिकल ट्रायल डेटा के आधार पर तैयार किया गया है। खासकर इंपोर्टेंट न्यूज वही है जो उन्नत ब्रेन स्टेंट है जो एम्स दिल्ली ने समर्पित किया अपने क्लिनिकल ट्रायल में। ये इंपोर्टेंट है न्यूज। गॉट इट? गाजर की नई प्रजाति की खोज, नाम रखना याद। और कहां पर है ये एराविकुलम नेशनल पार्क में दोस्तों। जो एराविकुलम नेशनल पार्क है उसमें गाजर के परिवार का नया पौधा, नाम है ट्रेटाटेनियम मैनिलियानम, ये इसकी खोज की गई है। और मुझे ये बताओ एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कहां पर है ये। ठीक है। और वनस्पति का जो वैज्ञानिक नाम है प्रोफेसर के.एस. मणिलाल के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। के.एस. मणिलाल, नाम याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे। अब आ गए हम सिकल सेल बीमारी के लिए पहले स्वदेशी जीन थेरेपी लॉन्च पर। क्या है ये, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। 19 नवंबर 2025 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने सिकल सेल बीमारी के लिए देश की पहली स्वदेशी क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी लॉन्च की है। समझ गए किसने की है? और इस थेरेपी का नाम जो आदिवासी नेता है बिरसा मुंडा जी, उसके नाम पर बिरसा 101 रखा गया है, जिनकी 150वीं जयंती पर ये 15 नवंबर को उनकी 150वीं जयंती, याद रखना 15 नवंबर को उनकी 150वीं जयंती मनाई गई, उसी पर उनको ये समर्पित किया गया। और इस जीन थेरेपी का नाम है, याद रखना, बिरसा 101। ये क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरसा से आपको लगेगा कुछ हिस्टोरिकल है, बट ऐसा नहीं है। इसे दोस्तों CSIR, जो CSIR है, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, जिसे बोलते हैं CSIR IGIB मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी द्वारा डेवलप किया गया, याद रखना जी। सिकल सेल रोग का कारण बनने वाले जो आनुवंशिक उत्परिवर्तन है, जो आपके आनुवंशिक म्यूटेशन यानी कि जो हेरिडिटरी म्यूटेशन होता है, उसको ठीक करने के लिए क्रिस्पर Cas9 जीन संपादन उपकरण का उपयोग करता है दोस्तों। सिकल सेल जो रोग है इसको भी समझ लो, ये एक आनुवंशिक रोग है दोस्तों, आनुवंशिक है, हेरिडिटरी है, यानी अपने आपके माता पिता और दादा दादी या उनसे ये नीचे वाली पीढ़ियों में आता रहता है, जो नई जनरेशन है, जिसके कारण शरीर की जो लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें RBC बोलते हैं दोस्तों, वो RBC कठोर दरांती के आकार की, मतलब ऐसे होती है वो, लेकिन वो क्या होती है, बहुत कठोर और इस तरीके का आकार कुछ ले लेती है, ठीक है, हो जाती है, तथा ऑक्सीजन ले जाने में कम सक्षम होती है। तो उसको प्रॉब्लम आती है कि वो O2 को आपके ब्लड में नहीं पहुंचाती है, ऑक्सीजन का वहन नहीं कर पाती है, उसे कहते हैं सिकल सेल रोग। गॉट माय पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे। महाराष्ट्र ने कुष्ठ रोग को नोटिफाइबल बीमारी घोषित किया है। 30 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने कुष्ठ रोग, जिसे बोलते हैं लेप्रोसी को नोटिफिएबल डिजीज घोषित किया गया, जिससे सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य संस्थाओं को हर नए मामले की रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर करना अनिवार्य हो गया, क्योंकि ये एक नोटिफाइड डिजीज हो चुकी है। क्योंकि यह कदम इसलिए है कि 2027 तक इस संक्रमण को रोकना है और राज्य को लेप्रोसी फ्री कब तक बनाना है, तो महाराष्ट्र के लिए टारगेट है 2027। तो लेप्रोसी फ्री बनाने की दिशा में बहुत ही अच्छा कदम है दोस्तों। एक और चीज समझो, जो ये लेप्रोसी है, जो कुष्ठ रोग है, ये दोस्तों माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक जीवाणु होता है। ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उसके द्वारा होता है। और इसका इलाज मल्टी ड्रग MDT होती है, इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग थेरेपी के द्वारा संभव है। गॉट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बात ये होगी कि भाई हाइड्रोजन ड्रोन के नाम विश्व रिकॉर्ड,
चीन के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक ऐसा ड्रोन विकसित किया है जिसने लगातार 4 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और इनका नाम क्या है? त्यान मुनसान 1 पूछा जाएगा। तो ये हाइड्रोजन ड्रोन है, जो कहाँ का है? चाइना का दोस्तों। हाइड्रोजन ड्रोन है चाइना का, जिसका नाम है त्यान मुनसान। इसने 4 घंटे से अधिक समय तक हवा में रहकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, और ये बनाया किसने? ये बेईहांग विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने बनाया है, और इस ड्रोन में उड़ान के दौरान करीब 188 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह उपलब्धि बड़ी है, आपको देख सकते हो, क्योंकि यह बैटरी से चलने वाला ड्रोन इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर पाते हैं जल्दी, समझ रहे आप? और यह सफलता प्रदूषण मुक्त विमान की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि ये बैटरी से चलेगा। तो त्यान मुनसान की जगह भविष्य में चाइना ऐसे बड़े एरोप्लेन भी बना सकता है जो बिना डीजल, बिना पेट्रोल या बिना फ्यूल के चलने वाले हैं, यानी कि बैटरी वगैरह से चलने वाले हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ट्रांसपोजोन एसोसिएटेड प्रोटीन, जिसे बोलते हैं टीएनपीबी, तो इसको याद रखना। ट्रांसपोजोन एसोसिएटेड प्रोटीन है दोस्तों। ये क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, दैट इज कॉल्ड ICAR, ठीक है, इंडियन जो काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसने ट्रांसपोजोन एसोसिएटेड प्रोटीन पर आधारित जीनोम एडिटिंग, जिसे बोलते हैं जीनोम एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग तकनीक का पेटेंट कराया दोस्तों, पूछ लेना। तो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ने ट्रांसपोजोन एसोसिएट प्रोटीन है, तो जीनोम एक एडिटिंग होती है, उसको तकनीक का, टेक्नोलॉजी का पेटेंट कराया है। ट्रांसपोजोन DNA अनुक्रम होते हैं जो कोशिका, जो सेल है, उसके जीनोम में स्वयं को नए स्थानों पर स्थानांतरित कर सकते हैं दोस्तों। वही ट्रांसपोजोन एसोसिएटेड प्रोटीन जो TNPB है, एक आणविक कैंची की तरह काम करती है। जो एटॉमिक कैंची होती है, सीजर होती है, उसकी तरह काम करता है। जो लक्षित, जो टारगेटेड जीन है दोस्तों, याद रखना, जो टारगेटेड जीन है उसी के DNA को, जो टारगेटेड जीन है उसी के DNA को काटकर उसका अनुक्रम, जो सक्सेशन है, वो बदल देता है, यानी ये वो टारगेटेड जीन को ही काटती है, जिसे CRISPR-Cas9 और Cas12a करते हैं दोस्तों। ये क्या है? ये CRISPR-Cas9 और ये 12a क्या है बताइए? ये मैंने बताया, ये जीनोम एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ठीक है। तो ये जीन को काटते हैं दोनों, ये Cas12a और CRISPR-Cas9, याद रखना। ये मैंने ऊपर ही बताया था कि CRISPR-Cas9 जीन थेरेपी है जो काम करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात आते हैं, इंपोर्टेंट है। आपको सेशन प्यारा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। चलो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। व्हाट इज क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। IIT जो बॉम्बे है दोस्तों, IIT बॉम्बे के पी क्वेस्ट ग्रुप ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप विकसित किया है। तो पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने? IIT बॉम्बे ने डेवलप किया है, ठीक है, और पी क्वेस्ट ग्रुप ने। यह डायनामिक मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग के लिए है। यह कमरे के टेम्परेचर को, उसके तापमान को नैनो स्केल रिजोल्यूशन पर चुंबकीय क्षेत्र की इमेजिंग के लिए हीरे के नाइट्रोजन रिक्त केंद्रों का उपयोग करता है। इसका अनुप्रयोग सेमीकंडक्टर, बैटरी, न्यूरोसाइंस और मटेरियल साइंस में 3D मैग्नेटिक के मैपिंग के लिए किया जाएगा। समझ गए होंगे कि भाई काय को क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जरूरी है। गॉट इट? नेक्स्ट बात होगी, बेंगलुरु स्थित रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सिंगल बोर्ड कंप्यूटर विकसित किया है। सिंगल बोर्ड पूछा जाएगा कि सिंगल बोर्ड कंप्यूटर किसने? तो बेंगलुरु में स्थित है ये RRI, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक क्रांतिकारी सिंगल बोर्ड कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका आकार सिर्फ क्रेडिट कार्ड जितना है। समझ रहे आप? क्रेडिट कार्ड जो होता है आपका, और इसे चंद्रमा आधारित प्रत्युष मिशन में प्रयोग किया जाएगा। चंद्रमा पर आधारित है ये प्रत्युष मिशन, उसमें प्रयोग किया जाएगा। यह मिशन ब्रह्मांड के कॉस्मिक डोन यानी तारे और आकाश गंगाएं बनने की शुरुआती दौर के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार किया गया दोस्तों। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। ओपन एआई ने ChatGPT-5 लॉन्च किया। ओपन एआई ने ChatGPT-5 लॉन्च कर दिया है। तो ओपन एआई ने 7 अगस्त 2025 को ChatGPT-5 लॉन्च किया है, जिसे अब तक का सबसे बुद्धिमान, तेज और सुरक्षित एआई मॉडल बताया गया है दोस्तों। यह जीपीटी पुराने संस्करणों की तुलना में 80% तक तर्क यानी कि रेशनल संबंधी गलतियां और 45% तक कम तथ्यात्मक त्रुटियां करता है, कम करता है, मतलब काफी एक्यूरेसी इसकी अच्छी बताई जा रही है।
जिससे यह परीक्षा तैयारी और शैक्षणिक उपयोग के लिए अधिक भरोसेमंद बन गया है। कौन? चैट जीपीटी 5। वहीं चैट जीपीटी जो 5 है, यह ईमेल, रिपोर्ट, बायोडेटा, कवर लेटर और रचनात्मक लेखन और अनुवाद में बेहतर प्रदर्शन करता है तथा केवल एक प्रॉम्प्ट से एप्लीकेशन, वेबसाइट और गेम बना सकता है, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से। तो ये काफी ज्यादा अच्छा साबित हो रहा है। यह स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अधिक सावधानी से देता है, तेज प्रतिक्रिया देता है, संदर्भ को बेहतर बनाता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि भाई ये काफी ज्यादा एडवांस बना दिया इन्होंने। तो याद रखना, चैट जीपीटी जो 5 है वो ओपन एआई ने अगस्त में लॉन्च कर दिया है। फ्री यूजर सीमित उपयोग के लिए ऐसा पहुंच सकते हैं। देखिए जो पेड प्लान है वो पूरा एक्सेस मिलेगा उनको, ऐसा कुछ है। चलो अब बात होगी हेपेटाइटिस डी की। क्या है हेपेटाइटिस डी दोस्तों, इसको समझो। हेपेटाइटिस डी को डब्ल्यूएचओ ने कैंसर कारक घोषित किया है। हेपेटाइटिस डी को डब्ल्यूएचओ ने, देखो जहां डब्ल्यूएचओ जैसी चीजें आए, डब्ल्यूटीओ आ जाए, यूनेस्को आ जाए, यूएनएससी आ जाए, यूएचएसआर, इस तरह की चीजें हैं, वहां न्यूज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हेपेटाइटिस डी की बात करेंगे। डब्ल्यूएचओ ने अगस्त 2025 में हेपेटाइटिस डी को कैंसर जनक यानी कार्सिनोजेनिक रोगों की श्रेणी में शामिल कर दिया है। यह घोषणा डब्ल्यूएचओ की अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी, क्या है, इंटरनेशनल जो कैंसर अनुसंधान एजेंसी है, आईएआरसी दोस्तों, इंटरनेशनल रिसर्च जो सेंटर है जो कैंसर की है, उसको डब्ल्यूएचओ ने क्या किया है, उसने घोषणा किया कि ये वायरल हेपेटाइटिस के बढ़ते स्वास्थ्य, जो वायरल, और हेपेटाइटिस कैसी बीमारी है, ये वायरस के द्वारा होती है। किसके? वायरल बीमारी है दोस्तों। वायरल हेपेटाइटिस के बढ़ते स्वास्थ्य संकट की गंभीरता को रेखांकित करती है दोस्तों। वहीं डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल, इनका नाम है टेड्रोस एडोनोम। तो डब्ल्यूएचओ का डीजी कौन है? टेड्रोस एडोनोम के अनुसार हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति हेपेटाइटिस से जुड़ी गंभीर, और हेपेटाइटिस याद रखना किसकी बीमारी है? लिवर की दोस्तों। ये लिवर की बीमारी है, यह लिवर कैंसर से मर रहा है, जबकि हमारे पास इसे रोकने के उपाय मौजूद हैं। हेपेटाइटिस डी एक गंभीर लिवर संक्रमण है। गॉट इट? ये एक गंभीर लिवर संक्रमण है जो हेपेटाइटिस डी जो है, हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है एचडीवी के कारण होता है। हेपेटाइटिस का वायरस है, वो वायरस है एचडीवी, उसके कारण होता है। यह वायरस स्वयं में संक्रमण करने में अक्षम है और यह केवल हेपेटाइटिस बी और वायरस एचबीवी की उपस्थिति में ही सक्रिय होता है। मतलब पहले से अगर आपको हेपेटाइटिस बी है, ये एचबीवी वायरस है, तो ही ये हेपेटाइटिस डी होगा दोस्तों, सक्रिय होगा। मतलब यानी ये केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रभावित करता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस बी है दोस्तों। ठीक है, एक अध्ययन के हिसाब से एचडीवी संक्रमण लिवर कैंसर के जोखिम को कितना 2 से 6 गुना तक बढ़ा देता है और 75% जो संक्रमित मरीज हैं उनमें से 15 वर्षों के भीतर लिवर सिरोसिस विकसित हो सकती है। इसके विपरीत केवल एचबीवी संक्रमित लोगों में यह जोखिम काफी कम होता है। गॉट इट? तो ये वायरस है और एचबीवी जो हेपेटाइटिस है उससे रिलेटेड चीजें याद रखना, पढ़ के जाना आपके एग्जाम्स के लिए, मतलब स्टैटिक पार्ट वाला। चलो आगे बात करेंगे। क्वाटम बेबी नामक पहली मलेरिया की दवा को मंजूरी मिली है। 8 जुलाई 2025 को क्वाटम बेबी नामक दवा को स्विट्जरलैंड की कंपनी है, स्वास्थ्य एजेंसी, जिसका नाम है स्विस मेडिक, इसने नवजात शिशु जो इन्फेंट बच्चे होते हैं और छोटे बच्चों के लिए पहली मलेरिया की दवा उसको मंजूरी दी है। क्वाटम बेबी को रियामेड बेबी के नाम से भी जाना जाता है। यह दवा स्विस दवा कंपनी नोवार्टिस, कंपनी का नाम याद रखो, यह नोवार्टिस द्वारा विकसित की गई है। इस दवा को जिनेवा स्थित गैर लाभकारी संस्था यानी कि मेडिसिन फॉर मलेरिया वेंचर और पैम अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से विकसित किया गया है। आने वाले समय में इस दवा को अफ्रीकी देशों में उपलब्ध कराया जाएगा जहां सबसे अधिक मलेरिया का खतरा रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखेंगे। भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन, जिसका नाम है एडफॉल्सीवैक्स, 20 जुलाई 2025 को भारत ने मलेरिया के खिलाफ अपनी पहली स्वदेशी वैक्सीन एडफॉल्सीवैक्स डेवलप करने का सफलता प्राप्त की है। और यह वैक्सीन दोस्तों भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, जिसे बोलते हैं रीजनल मेडिकल साइंस सेंटर, जो रिसर्च सेंटर है, उसके द्वारा विकसित एडफॉल्सीवैक्स मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के विरुद्ध कारगर है। दो होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है और एक और मलेरिया का
जो फैलाता है मच्छर होता है उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये याद रखो, इसके विरुद्ध कारगर है। वैक्सीन जो है दोस्तों, ये एक वैक्सीन है एडफाल्सी, मच्छरों के जरिए मलेरिया के सामुदायिक प्रसार को रोकती है और प्लाज्मोडियम के दो परजीवी, जो दो पैरासाइट हैं, उन चरणों को लक्षित करके व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। मलेरिया एक पैरासाइट के द्वारा होता है, यू नो वेरी वेल। वहीं बैक्टीरिया लैक्टोकोकस लैक्टिस की मदद से विकसित, यह आमतौर पर दही व पनीर में प्रयुक्त होता है और प्री क्लिनिकल सत्यापन अन्य संस्थानों व राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान के सहयोग से ये सब हुआ है। वैक्सीन कमरे के तापमान पर 9 महीने तक प्रभावी रहती है और दीर्घकालिक प्रतिरक्षा व सुरक्षा से बेहतर साबित हुई है दोस्तों। ठीक है, ये था अब तक क्या था, ह्यूमन साइंस की बात कर रहे थे। ठीक है, अब आएंगे हम अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी की, स्पेस टेक्नोलॉजी पे चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, इसरो ने दोस्तों, मैं लिखता हूं यहाँ, इसरो ने क्या किया है, अपना बाहुबली रॉकेट मार्क 3, इसरो ने अपने बाहुबली रॉकेट मार्क 3 से अब तक के सबसे भारी उपग्रह का सफल परीक्षण किया। तो इसरो ने एक बार फिर अंतरिक्ष में अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। इसरो ने 24 दिसंबर 2025, डेट याद रखना, 24 दिसंबर 2025 को दोस्तों सतीश धवन यानी कि सार से मार्क 3 यानी कि LV, यह लिखता हूं LVM3M6 से अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। क्या नाम है इसका, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 दोस्तों। इसको लगभग 520 किलोमीटर की ऊंचाई में कहां पर, लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है। समझ गए होंगे। तो मार्क 3 है LVM3M6 से। सार्क अंतरिक्ष केंद्र है, इसरो ने किया है, 24 दिसंबर 2025 की डेट है, और अमेरिका की सैटेलाइट है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इसको ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, इसको लगभग 520 किलोमीटर की ऊंचाई पर कहां छोड़ा है, लो अर्थ ऑर्बिट में। यह मिशन भारत के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने सफलता को इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। LVM3M6 मिशन की सफलता के साथ भारत ने अपनी धरती से अब तक का सबसे भारी 6.5 टन, समझ रहे हैं, सबसे भारी उपग्रह यानी कि सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण कर दिया है। यह उपग्रह अमेरिका का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 है और सही कक्षा में स्थापित किया गया है। ठीक है, समझ सकते हैं, ये इतना मीटर ऊंचा MVM3, ये सब देखते हैं, 3 चरणों वाला रॉकेट है दोस्तों। MVM3 क्या है, ये 3 चरणों वाला है। इसमें क्रायोजेनिक इंजन है वो लगा है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने विकसित किया है। इसरो की एक ब्रांच है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, उसने डेवलप किया है। ठीक है, थ्रस्ट प्रदान करने के लिए प्रक्षेपण यान में 2 S-200 ठोस रॉकेट बूस्टर लगाए गए, जिन्हें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने विकसित किया है। ब्लू जो बर्ड ब्लॉक 2 है मिशन, इसका उद्देश्य है कि उपग्रह के जरिए सीधे मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करना, मोबाइल जो कनेक्टिविटी है डायरेक्टली उपलब्ध कराना। यह नेटवर्क दुनिया में कहीं भी सभी के लिए 4G और 5G वॉइस वीडियो कॉल, संदेश स्ट्रीमिंग और डेटा सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इसरो के अध्यक्ष हैं श्री नारायण जी, उनके अनुसार यह सार से किया गया 104, पूछ सकते हैं तो 104वां तथा LVM3 का 9वां लगातार सफल मिशन था। ये इंपोर्टेंट है लाइन। इसरो अध्यक्ष श्री नारायण जी के अनुसार सार्क ने 104वां ये प्रक्षेपण किया और LVM3 का ये 9वां लगातार सफल मिशन रहा। गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, चर्चा करते हैं नेक्स्ट। नासा का इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में चेन्नई की टीम शीर्ष पर रही। इसमें भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली। नासा का इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज 2025 में चेन्नई की टीम इसका नाम है फोटोनिक्स ओडेसी, याद रखना है, फोटोनिक्स ओडेसी ने अपनी सैटेलाइट इंटरनेट अवधारणा के लिए ग्लोबल शीर्ष सम्मान प्राप्त किया। ठीक है, ये जिसे मोस्ट इंस्पिरेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये जरूरी था। इसका उद्देश्य था डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना, जो डिजिटल डिवाइड है देशों में उसको समाप्त करना, क्योंकि अनुमान के अनुसार भारत के 70 करोड़ से अधिक लोग अभी भी ब्रॉडबैंड से वंचित हैं। यह समाधान शिक्षा यानी एजुकेशन, स्वास्थ्य, ई गवर्नेंस, डिजिटल सेवा और आर्थिक अवसरों तक भरोसेमंद इंटरनेट पहुंचाने में मदद करेगा और डिजिटल इंडिया व समावेशी विकास के राष्ट्रीय लक्ष्यों से मेल खाता है। गॉट माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण।
याद रखना ये क्या है, ड्रोग पैराशूट है ये, उसका सफल परीक्षण इसके लिए गगनयान, गगनयान के लिए दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। इसरो ने दोस्तों गगनयान मिशन के लिए 18 से 19 दिसंबर 2025 को चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी में इसकी सुविधा में ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया। कहां पर, चंडीगढ़, याद रखना चंडीगढ़, जहां पर है ये TBRL, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, जहां पर ड्रोग पैराशूटों का सफल परीक्षण किया है गगनयान मिशन के लिए। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हो गया इसका, इन पैराशूटों को दोस्तों क्या किया जाएगा, इनका उपयोग गगनयान क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित उतारने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित उतारने के लिए किया जाएगा, जो मिशन के मंदन तंत्र का हिस्सा है। इस तंत्र में कुल 10 पैराशूट हैं, 4 अलग अलग प्रकार शामिल हैं और यह पैराशूट अंतरिक्ष से लौटते समय क्रू मॉड्यूल को स्थिर रखता है। गॉट इट, ये सारी चीजें। पैराशूट खोलने का एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसमें पहले 2 अपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट खुलते हैं, उसके बाद 2 ड्रोग पैराशूट तैनात होते हैं। ये क्रू मॉड्यूल को स्थिर करते हैं क्योंकि वायुमंडल में पुनः प्रवेश के समय उसकी गति को सुरक्षित स्तर तक कम करते हैं। ठीक है, इससे पूर्व 10 नवंबर 2025 को इसरो ने गगनयान अंतरिक्ष जो अंतरिक्ष यात्रा है उस मिशन के क्रू मॉड्यूल हेतु मुख्य पैराशूट के क्वालिफिकेशन के लिए एक एकीकृत मुख्य पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक संपन्न भी कर चुके हैं। तो वो पूरा तरीके से ट्रायल कर रहे हैं और ट्रायल अच्छा ही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, क्या है अगला, जर्मन इंजीनियर माइकला बेंटहाउस, जर्मन इंजीनियर माइकला बेंटहाउस बनी पहली व्हीलचेयर एस्ट्रोनॉट। पूछ लेना, तो जर्मनी की है ये, नाम है इनका माइकला बेंटहाउस, पहली व्हील चेयर वाली एस्ट्रोनॉट बन चुकी हैं, ये न्यूज इंपोर्टेंट है। अमेजन के संस्थापक नाम है जेफ बेजोस, उनकी अंतरिक्ष कंपनी है, नाम है ब्लू ओरिजिन, इनकी स्पेस कंपनी भी है भैया, और उनका ब्लू ओरिजिन का एक रॉकेट है, इसका नाम है न्यू शेपर्ड रॉकेट, आपने सुना होगा। इसने जर्मन एरोस्पेस इंजीनियर माइकला बेंटहाउस पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता बन गई है जो अंतरिक्ष की सीमा कॉमन लाइन 100 किलोमीटर ऊंचाई को पार कर गई। यह उड़ान 20 दिसंबर 2025 को टेक्सास के लॉन्च साइट से, कहां से हुई, टेक्सास के लॉन्च साइट से 20 दिसंबर 2025 को हुई। वहीं NS-37 नामक इस मिशन में 6 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। 10 मिनट की सब ऑर्बिटल मिशन या उड़ान में यात्रियों को कुछ मिनटों के लिए भारहीनता का अनुभव भी हुआ। 33 वर्षीय माइकला यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में, यूरोपीय स्पेस एजेंसी में एरोस्पेस और मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं। ये 2018 में माउंटेन वाइकिंग दुर्घटना में, जो याद रखना 2018 में माउंटेन वाइकिंग दुर्घटना में इनकी रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके बाद वे पैराप्लेजिक हो गई और व्हील चेयर का प्रयोग करने लगी। NS-37 क्रू के अन्य सदस्यों में पूर्व स्पेस एक्स कर्मचारी, इनका नाम है हांस कोएनिग्समैन, जोई हाइड, एडोनिल पैरोलिस और जेसन सेंट्रल और नील मिल्च शामिल थे। ब्लू ओरिजिन का यह 16वां मानव युक्त मिशन था। अब तक कंपनी 92 लोगों को अंतरिक्ष यात्रा करा चुकी है। पूछा जा सकता है, तो ब्लू ओरिजिन 92 लोगों को अब तक स्पेस की जो यात्रा है करा चुके हैं दोस्तों। चलिए बात करेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप से एक्सोप्लैनेट की खोज। किसकी, एक्सोप्लैनेट की खोज, एक्सोप्लैनेट की खोज कर चुके हैं, किससे, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से, याद रखना। तो भैया जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है उसने एक्सोप्लैनेट खोज लिए। देखिए खगोलविदों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से देखे गए सबसे विचित्र ग्रहों में से एक की खोज हाल ही में हुई। यह एक्सोप्लैनेट अत्यधिक गुरुत्वीय बल जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नींबू यानी कि लेमन जैसे खिंचे हुए आकार में बदल गया है। यह खोज न केवल वेब टेलीस्कोप की असाधारण क्षमताओं को दर्शाती है बल्कि यह बताती है कि ब्रह्मांड में ग्रह प्रणालियों कितनी विविध और चरम हो सकती है। ये सब है, खोजे गए ग्रह जो है उसका नाम रखा गया PSR, ये सब देख लेना, PSR J23222650b, लगभग बृहस्पति यानी जो जुपिटर है हमारा उसके जितना है, लेकिन अपने होस्ट यानी पल्सर होता है न्यूट्रॉन तारा, उसके बेहद करीब लगभग 10 लाख मील की दूरी पर परिक्रमा करता है। यह दूरी पृथ्वी सूर्य का केवल 1% है। इसकी परिक्रमा अवधि मात्र 7.8 पृथ्वी घंटे है, यानी इसका साल पृथ्वी के एक कार्य दिवस से भी छोटा है। ठीक है,
पल्सर द्वारा लगाए गए ये ज्वारीय टाइडल बल देख लेना क्या कुछ है, ये सब देख लेना आप। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है, जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने में हाल ही में सफलता प्राप्त की है। तो ये अग्निकुल कॉस्मोस ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट बनाया, याद रखना। इस इंजन के पुर्जों को जोड़कर नहीं बनाया गया, बल्कि इसे पूरी तरह से एक ही हिस्से में तैयार किया गया है। यानी इसे बनाने में ना तो वेल्डिंग की गई है और ना ही कोई जॉइंट्स या बोल्ट्स लगाए गए। मतलब भाई कमाल की बात है। चेन्नई स्थित स्पेस स्टार्टअप ने 1 मीटर लंबे इस इंजन को एक ही बार में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से तैयार किया है और इसे बनाने में सिर्फ 72 घंटे का समय लगा। यही नहीं, कंपनी को अमेरिका में इसकी डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेटेंट भी मिल गया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने यह इंजन इनकॉनल नाम की खास मेटल से बनाया है, जो स्पेस ट्रेवल के लिए मजबूत और जंग रोधी है। इस पर जंग नहीं लगती। तो इनकॉनल क्या है पूछा जाए तो ये भैया एक याद रखना मेटल है। इनकॉनल क्या है? मेटल। गॉट इट? हाँ, और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, एक पीस में होने के कारण इसमें फेल होने की भी संभावना कम है, जो रॉकेट लॉन्च को और सुरक्षित बनाता है। यह डिजाइन इंजन को ज्यादा मजबूत, हल्का और उत्पादन में कहीं ज्यादा आसान बनाएगा। इस इंजन में अग्निकुल के अग्निबाण रॉकेट का प्रयोग होता है, जो 300 किलो तक का पेलोड 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। इस इंजन को बनाने के लिए अग्निकुल का दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो कहां पर है? वो IIT मद्रास रिसर्च पार्क में है। तो जो उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कहां पर है? IIT मद्रास रिसर्च पार्क। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन फैक्ट्री भी है वहां पर। गॉट इट? नेक्स्ट बात होगी, नासा के वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस के नए चंद्रमा की खोज की है। नासा ने घोषणा की भाई जेम्स वेब स्पेस जो टेलीस्कोप है, जेम्स वेब स्पेस जो वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसने यूरेनस का एक नया 29वां उपग्रह यानी उसका 29वां सैटेलाइट खोज लिया है। इसका नाम रखा गया S2025U1। नासा के अनुसार सौरमंडल के 7वें ग्रह यूरेनस की कक्षा में एक नया अत्यंत छोटा चंद्रमा खोजा गया, जो लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा प्रतीत होता है। और इसी वर्ष फरवरी में वेब टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड कैमरे के माध्यम से देखा गया है। और यह चंद्रमा अपनी अत्यंत क्षीण चमक और छोटे आकार के कारण अब तक छिपा रहा, यहाँ तक कि यूरेनस के समीप से गुजरे अंतरिक्षयान की निगाहों से भी यह बचा रहा। ठीक है, अब बात होगी IISS पर। जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर नासा के क्रू 11 मिशन का हिस्सा रही लद्दाख की 2 फसलें। ये भी इंपोर्टेंट है, कौन सी फसलें रही, कहाँ रही, ये सब चर्चा का विषय रहते हैं। चलो बात करते हैं लद्दाख के दोस्तों ठंडे रेगिस्तान में उगाए गए सीबकथॉर्न। आप देखेंगे बहुत इंपोर्टेंट है, ये एक मेडिसिनल हर्ब भी है। ये ठंडे रेगिस्तान, ठंडे यानी कि कोल्ड डेजर्ट में सीबकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी जिसे बोलते हैं बकवीट, इसके बीच अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर नासा के क्रू 11 प्रयोग का हिस्सा है। बीज बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप प्रोटोप्लेनेट द्वारा प्राप्त किए गए थे। यह मिशन 1 अगस्त 2025 को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया। याद रखना 1 अगस्त 2025 को कहां से? फ्लोरिडा, याद रखना। और 2 अगस्त 2025 को ये ISS पर पहुंचा। इस मिशन का ISS पर 6 महीने का कार्यकाल है, जहां वह अनेक वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। नासा की क्रू 11 जो मिशन है, इसमें प्रक्षेपण में स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन कैप्सूल का उपयोग किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि भाई जो नासा का ISS मिशन है क्रू 11, उसमें किस रॉकेट का यूज किया गया? तो वह फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स का। इस मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री हैं जेना कॉर्डमैन, नासा से हैं, याद रखना नाम जेना कॉर्डमैन। माइकल फिंके, ये भी नासा से हैं। कीमिया युई, ये जाक्सा यानी कि जापान से हैं। और ओलेग प्लाटोनोव, ये रोस्कोमोस यानी कि ये रसिया से हैं। इस प्रयोग का उद्देश्य यह परीक्षण करना है कि अंकुरण से पहले बीज अंतरिक्ष तनाव और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण पर माइक्रोग्रेविटी पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। यह अंतरिक्ष कृषि के लिए आवश्यक जीन, सक्रिय और चयापचय प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। हिमालयन जो टार्टरी है बकवीट और सीबकथॉर्न पोषक तत्वों से भरपूर है, जिससे बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों के लिए उपयुक्त होते हैं। इसलिए टार्टरी, बकवीट और सीबकथॉर्न को रखा गया, ये याद रखना, जो क्रू 11 मिशन भेजा गया है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट बात करेंगे।
क्या है नेक्स्ट बात दोस्तों, लद्दाख की सोकर घाटी में मंगल मिशन के लिए होप की स्थापना। कैसे? इसरो ने 1 अगस्त 2025 को लद्दाख में 10 दिवसीय उच्च ऊंचाई वाले आइसोलेशन प्रयोग का शुभारंभ किया। 10 अगस्त तक यह चला। 14,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित यह मिशन चंद्रमा या मंगल ग्रह पर लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली जो चरम स्थितियां, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका अनुकरण करता है। यह पहल भारत के गगनयान मिशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और भविष्य के अंतर्ग्रही अन्वेषण की तैयारियों का एक हिस्सा है। लद्दाख के सोकर के पास स्थित यह होप मिशन, इसको रखा गया हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन मिशन। इसको बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी, जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसकी फर्म है, जिसका नाम है प्रोटोप्लैनेट। स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म है प्रोटोप्लैनेट ने अमेरिका की मार्स सोसाइटी और महिंद्रा के सहयोग से बनाया है। और इसका उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण जी और उनके मिशन शुरू होने से पहले 1 दिन पहले किया था। तो इसका उद्घाटन किसने किया? जो इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायण जी ने मिशन शुरू होने से 1 दिन पहले किया था। गॉट माय पॉइंट? चलो कुछ और देखते हैं, इसका काम क्या हो सकता है। इस स्थान की चंद्रमा सदृश चट्टानी सतह, ठंडी मरुस्थलीय जलवायु और कम ऑक्सीजन स्तर जो होता है वहां पर, इसे अंतरिक्ष जैसे तनावपूर्ण वातावरण का आदर्श स्थल बनाते हैं। रात के समय यहाँ तापमान 0 से काफी नीचे चला जाता है, जिससे चुनौती और बढ़ जाती है। इसलिए ये मिशन पहले से ही जो हमारे अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनकी देख रेख के लिए, उनके अच्छे भविष्य के लिए चुना गया है। इस मिशन के तहत पीएचडी स्कॉलर राहुल मोगलापल्ली और यमन अकोट 1 से 10 अगस्त तक होप में रहे और एक्स्ट्रा वेकुलर एक्टिविटीज की इन्होंने। तो होप जो मिशन है ये 2 गुंबदनुमा डोम मॉड्यूल है, जिसमें एक का नाम रखा गया फोबोस जो 8 मीटर चौड़ा है और दूसरे का नाम है डेमोस। तो याद रखना ये फोबोस और डिमोस याद रखना, ठीक है। और डिमोस जो है 4 मीटर चौड़ा, जिनकी ऊंचाई 18 फीट के आसपास है। चलो बात करेंगे कलाम 1200। स्काई रूट एरोस्पेस ने कलाम 1200 यानी कलाम 1200 का सफल परीक्षण किया। इसरो के अनुसार स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने ताकतवर कलाम 1200 यानी कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्थिर यानी स्टैटिक परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया। यह मोटर विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल का पहला चरण है। परीक्षण 8 अगस्त 2025 को सार्क यानी श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्टैटिक टेस्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया, ठीक है। तो कलाम जो 1200 मीटर, 11 मीटर लंबा और 1.7 मीटर चौड़ा मोनोलिथिक कंपोजिट मोटर है और 30 टन ठोस ईंधन भरा है इसमें। ये मोटर है, यह अब तक का सबसे लंबा मोनोलिथिक मोटर है, जिससे श्रीहरिकोटा के सॉलिड प्रोपेलेंट प्लांट में तैयार किया गया है, ठीक है। इसरो ने इस अवसर पर यह कहा कि स्काई रूट एरोस्पेस की ओर से किया गया सफल परीक्षण विक्रम 1 के विकास में एक बड़ा मील का पत्थर है। अब बात करेंगे इसरो के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। पूछ सकते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में किया गया। अंतरिक्ष विज्ञान शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया इसरो ने। अरुणाचल के दूर दराज सियोमी जिले के मैचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। यह पहल मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई, जिसका औपचारिक उद्घाटन 16 अगस्त 2025 को अरुणाचल प्रदेश के मंत्री पासांग दोरजे सोना ने किया दोस्तों, ठीक है। ये चीजें देखना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। चलो क्या है नेक्स्ट बात होगी कि स्पेस एक्स के सबसे भारी रॉकेट का सफल परीक्षण। स्पेस एक्स जो कंपनी है एलन मस्क की, उसने अपने विशाल रॉकेट स्टारशिप का, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10वां परीक्षण किया। कौन सा? 10th परीक्षण है, 10वां। और इसकी उड़ान 26 अगस्त 2025 को सफलतापूर्वक पूरा किया गया इसको। गॉट माय पॉइंट? और यह उड़ान इसलिए ऐतिहासिक रही क्योंकि पहली बार स्टारशिप ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट स्थापित किया और इस सफलता को मस्क के मंगल मिशन और नासा की चांद पर वापसी योजनाओं के लिए दोस्तों बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। स्टारशिप जो है दुनिया का सबसे ऊंचा और ताकतवर रॉकेट है। तो पूछा जाए क्या है, तो ये भैया एक रॉकेट है, याद रखना, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है 403 फीट और ये स्टेनलेस स्टील से बना है, ठीक है। और टेक्सास के स्टार बेस से यह गगनचुंबी रॉकेट आसमान में उड़ान भरा। अंतरिक्ष में पहुंचकर पहली बार 8 डमी स्टारलिंक सैटेलाइट को एक एक कर सफलतापूर्वक उसकी कक्षा में पहुंचा दिया। अंतरिक्ष में लगभग 1 घंटे की उड़ान के बाद स्टारशिप का पहला हिस्सा मैक्सिको की खाड़ी में नियंत्रित तरीके से उतारा गया। पूछ सकते हैं कहां उतारा गया, तो यह गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। पकड़ने के लिए लॉन्च टावर की
चॉपस्टिक आर्म्स का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि अलग परिस्थितियों में बूस्टर को परखा गया। नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए स्टारशिप को चुना है। समझ रहे हैं? जो नासा चांद मिशन भेज रहा है 2027 में, ये भी डेट आ सकती है 2027। वहीं एलन मस्क का लक्ष्य है कि अगले साल बिना इंसान वाला स्टारशिप मंगल पर भेजने का। इस टेस्ट फ्लाइट की सफलता इन दोनों मिशनों की नई उम्मीद दी है दोस्तों। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना स्टारशिप दोस्तों। चलो, आईएसएस पर 18 दिन के प्रवास के बाद शुभांशु शुक्ला को पृथ्वी पर वापसी हो चुकी है। भारत के अंतरिक्ष मिशन गगनयान यात्री हैं, नाम है चयनित ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। 3 अन्य विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 18 दिन तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास के लिए गए। उसके पश्चात 15 जुलाई 2025 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे। तो डेट याद रखो, 15 जुलाई, कभी पूछा सकते हैं किसी भी एग्जाम्स में, 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर उन्होंने वापसी की। अमेरिकी की स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस के स्पेस एक्स व नासा के सहयोग से यह संपन्न हुआ एक्सियोम 4। एक्सियोम 4 के मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर प्रवास करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। शुभांशु शुक्ला से पूर्व भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा, उन्होंने 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सोवियत इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयुज T2 के जरिए, याद रखना, सोयुज T2 के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा की और सैल्यूट 7 ऑर्बिटल स्टेशन पर लगभग 8 दिन बिताए। मूलतः लखनऊ के रहने वाले हैं, 40 वर्षीय हैं शुभांशु शुक्ला जी। उन 4 पायलटों में से एक हैं जिन्हें इसरो के गगनयान मिशन के लिए चुना जा चुका है। एक्सियोम स्पेस के इस मिशन के लिए लंबे प्रक्षेपण के पश्चात शुभांशु शुक्ला ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसे आईएसएस के लिए उड़ान 25 जून 2025 को भरी। इन्होंने उड़ान भरी दोस्तों, याद रखना, 25 जून 2025 को, और ये वापस आए 15 जुलाई 2025 को। ये डेट याद रखना दोनों, 15 जुलाई। और ड्रैगन को यह उड़ान एक्सियोम 4 मिशन के नासा के सहयोग से संपन्न की गई। गॉट माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट आते हैं। अब बात होगी रक्षा और प्रतिरक्षा पे दोस्तों। इंपोर्टेंट है, देखो कितना अच्छा इंपोर्टेंट सेशन है। एक एक चीज को इसमें बारीकी से दिया गया है। घटनासार का बेस्ट है, ये बेस्ट है, मतलब यहाँ एक एक चीज को अच्छे से इन्होंने बताया, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। चलिए, भारत ने दोस्तों, चलो ये रक्षा एंड प्रतिरक्षा, डिफेंस पे बात करते हैं अब। गॉट इट? चलिए डिफेंस पे बात करेंगे। देखिए, भारत का पिनाका रॉकेट है, बहुत ही अच्छा है। पहली फ्लाइंग टेस्टिंग सफल रही दोस्तों। कैसे हुई? भारत ने 29 दिसंबर 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR, कहां पर है? उड़ीसा में दोस्तों। वहां से पिनाका लॉन्ग रेंज का ये गाइडेड रॉकेट है दोस्तों, LRGR जिसे बोलते हैं, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। इसका नाम है 120। इसकी पहली सफल फ्लाइटिंग टेस्ट की। इस दौरान रॉकेट की अधिकतम जो है 120 किलोमीटर रेंज तक दागा गया, मतलब छोड़ा गया 120 किलोमीटर ऊपर। परीक्षण के दौरान बहुत सारी चीजें देखने को मिली। वहीं DRDO ने दोस्तों इस रॉकेट का परीक्षण उसी दिन किया जिस दिन रक्षा मंत्रालय के रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इसे भारतीय सेना में शामिल करने की मंजूरी दी। पिनाका रॉकेट लॉन्चर एक ट्रक पर लादा होता है, यानी एक ट्रक पर होता है, और एक ट्रक में 12 रॉकेट ट्यूब होती है दोस्तों। समझ रहे हैं? ये जो पिनाका रॉकेट लॉन्चर है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे डिफेंस पर्पज से दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे सॉरी, आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण। आकाश NG क्या है? DRDO द्वारा 23 दिसंबर 2025 को अगली पीढ़ी यानी नेक्स्ट जनरेशन का आकाश मिसाइल प्रणाली, ठीक है, इसके उपयोगकर्ता और मूल्यांकन परीक्षण जो है उसका सफलतापूर्वक संपन्न किए गए दोस्तों। और ये जो प्रणाली है आकाश NG दोस्तों, ये ध्वनि की गति से 2.5 गुना 2.5 टाइम्स अधिक स्पीड के कारण इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 60 किलोमीटर। ये पूछा जाएगा कितना है? 60 किलोमीटर, याद रखना। स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर से लैस और सॉलिड रॉकेट मोटर द्वारा संचालित आकाश NG विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों के विरुद्ध प्रभावी है, ठीक है, और मल्टी फंक्शन रडार है। कंट्रोल यूनिट तथा मिसाइल लॉन्च व्हीकल सहित प्रणाली के सभी प्रमुख घटक बहुत इंपोर्टेंट है। वहीं DRDO के वैज्ञानिकों के साथ साथ इसे इंडियन एयरफोर्स के उपयोगकर्ता प्रतिनिधि में उपस्थित रहे ये परीक्षण के दौरान। ये इंपोर्टेंट नहीं है ऐसा। दूसरी बात करेंगे, एक लॉन्चर से 2 प्रलय मिसाइलों का सफल परीक्षण। भारत ने साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर 2025 को उड़ीसा तट से, कहां से? उड़ीसा के तट से स्वदेशी मिसाइल प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कर
वर्ष 2026 की धमाकेदार शुरुआत की। इस दौरान एक ही लॉन्चर से बहुत कम समय में 2 मिसाइलें दागी गई दोस्तों। सतह से सतह, याद रखना, सरफेस से सरफेस पर अधिकतम 500 किलोमीटर, कितना, 500 किलोमीटर तक वॉर करने वाली प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल की रेंज कितनी है? ये प्रलय मिसाइल प्रलय मचा देगी सरफेस टू सरफेस, यानी कि सतह से सतह, और 500 किलोमीटर रेंज है। और इसकी जो वार हेड यानी कि जो आयुध यानी हथियार ले जाने की क्षमता है 500 से 1000 किलोग्राम। ये भी याद रखना, पूछा जा रहा है भैया सब। 500 से 1000 किलोग्राम तक ये हथियार ले जा सकती है। और डीआरडीओ ने दोस्तों, डीआरडीओ ने यह परीक्षण उपयोगकर्ता मूल्यांकन, ये सब देख लेना, आईटीआर से किया, जो एकीकृत परीक्षण के ट्रैकिंग सेंसर, ये सब टेलीमेट्री सिस्टम वगैरह वगैरह देख लेना। नेक्स्ट बात करेंगे हैदराबाद में स्थित रिसर्च सेंटर इमारत। ये आरसीआई कहां पर है? रिसर्च, याद रखना, ये आता है, पूछ सकता है मैचिंग में। तो आरसीआई यानी कि रिसर्च सेंटर जो इमारत है, ये कहां पर है? ये अपने हैदराबाद में दोस्तों, ठीक है, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश में। वहां हैदराबाद में डीआरडीओ की प्रयोगशाला की मदद से मिसाइल को तैयार किया गया, ठीक है। डीआरडीओ की मदद से, जो डीआरडीओ की प्रयोगशाला है आरसीआई रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद में, उसकी मदद से इसको तैयार किया गया। स्वदेशी जो प्रलय मिसाइल है दोस्तों, यह ठोस ईंधन से चलने वाली अर्ध बैलिस्टिक यानी ऐसी मिसाइल है जो पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों की अपेक्षा कम ऊंचाई पर उड़ती है। इसका जो फ्लाइंग एरिया है वो लो एल्टीट्यूड पे दोस्तों। उड़ान के दौरान रास्ता बदल सकती है, ये भी इसमें है। और सटीक वॉर, प्रिसाइज जो है, इसका प्रिसीजन बहुत अच्छा है। सटीक वॉर के लिए इसमें अत्याधुनिक मार्गदर्शन व नेविगेशन प्रणाली लगाई गई है। मिसाइल विभिन्न लक्ष्यों के विरुद्ध कई तरह के हथियार ली जा सकती है और अलग अलग सैन्य लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से भेज भी सकती है। गॉट माय पॉइंट? चलो, पोत अमूल्य तटरक्षक बल में शामिल। तो 51 मीटर लंबा, 60% स्वदेशी उपकरण है इसमें, 60% ये पूछ सकते हैं इंडिजिनियसली क्या है हमारे उपकरण है। लेस है इसका, उपकरण से लेस। एडम्पा श्रेणी का तीसरा, कौन सा ये थर्ड है दोस्तों, थर्ड फास्ट पेट्रोल वेसल से, एफपीवी। अमूल को 19 दिसंबर 2025 को तटरक्षक बल में शामिल कर लिया। यह अत्याधुनिक जहाज निगरानी, खोज बचाव, तस्करी रोकने, प्रदूषण नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण काम करेगा। और सबसे बड़ी बात, गोवा शिपयार्ड में बने, यानी कि ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। स्वदेशी जहाज में अत्याधुनिक इंजन भी लगे हुए हैं, ठीक है। अमूल को गोवा शिपयार्ड ने बनाया। नेक्स्ट बात बहुत ही इंपोर्टेंट, लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में कमाल कर दिया। तो ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय सेना ने 1 दिसंबर 2025 को कहां से? बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से ब्रह्मोसिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिससे देश की लंबी दूर की स्ट्राइक क्षमता और निवारक शक्ति मजबूत हुई। दक्षिण कमांड की ब्रह्मोस रेजिमेंट और त्रिसेवा अंडमान एवं निकोबार कमांड ने इस परीक्षण को संयुक्त रूप से किया, ठीक है। ब्रह्मोस दोस्तों एयरोस्पेस जिसने इस मिसाइल को डिजाइन और विकसित किया है, डीआरडीओ और रूस की एनपीओ मासिनोस्ट्रोएनिया, याद रखना ये रूस की है, इनका एक जॉइंट वेंचर है। और ब्रह्मोस नाम जो है भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कावा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस को दोस्तों जमीन यानी कि लैंड, हवा मतलब एयर, समुद्र मतलब सी, और पनडुब्बी मतलब सबमरीन से भी चारों माध्यम से, यानी हवा, पानी और आकाश, सबसे चारों माध्यम से विकसित किया गया। इसको माध्यम से चलाने के लिए चारों माध्यम से चल सकती है। गॉट माय पॉइंट? अब बात करेंगे आईएनएस माहे की। तो ये आईएनएस माहे क्या है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने दोस्तों कोची द्वारा निर्मित माहे श्रेणी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलोक्राफ्ट, इसे बोलते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर, क्या है? सैलो वाटरक्राफ्ट है। इसके पहला युद्धपोत है ये माहे जो है, कैसा है? फर्स्ट। इसको मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 24 नवंबर को एक समारोह में शामिल किया गया। कहां पर? मुंबई में वहां पर एक समारोह हुआ, वहां पर इसको शामिल किया गया। कोचीन शिपयार्ड इसको लिमिटेड कर रहा है। 80% से अधिक इसमें स्वदेशी सामग्री है। माहे श्रेणी का यह पहला पोत है जो नौसैनिक में निर्माण किया गया, नौसेना में क्या है? शामिल किया गया, ठीक है। यह तटीय क्षेत्र में जल के अंदर निगरानी, अंडर वाटर सर्विलांस पे काम करेगा। कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान, पनडुब्बी विरोधी जो युद्ध है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर वगैरह, वहां पर ये ऑपरेशन चलाएगा दोस्तों। इसमें उन्नत बारूदी सुरंग बिछाने की भी क्षमता है, ये समझना। इसका नामकरण केंद्र शासित पुडुचेरी के तटीय शहर पर रखा गया। इसका शुभंकर है चीता, जहां गति एवं एकाग्रता का प्रतीक है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? साइलेंट हंटर्स, ठीक है, ये समझो। और ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, मैंने बार बार बता रहा हूं। अब बात करेंगे स्वदेशी पोत समुद्र प्रताप नौसेना में, यानी कि नेवी में अपनी में शामिल हो गया है।
भारतीय तटरक्षक बल की बेड़े में एक और ताकतवर पोत हाल ही में शामिल हुआ, समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप नाम के इस पोत को रक्षा मंत्री यानी कि राजनाथ सिंह जी ने 5 जनवरी 2026 इसको कमीशन किया है। यह पोत आधुनिक हथियार और रिमोट कंट्रोल गन से लैस है, समुद्र प्रताप। साथ ही यह पहला स्वदेशी प्रदूषण पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है दोस्तों, और यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। यह पोत 114.5 मीटर लंबा है। गॉट माय पॉइंट? तो दोस्तों समुद्र प्रताप 114.5 मीटर लंबा हो गया, 16.5 मीटर चौड़ा है। ये प्रदूषण नियंत्रण करेगा यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल करेगा ये, ठीक है। और बहुत सारी चीजें इससे दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, निर्मित किया गया है। गॉट माय पॉइंट? चलो, आईएनएस सिंधु घोष सेवा मुक्त, इनको डीकमीशन कर दिया गया है। आईएनएस सिंधु घोष भारतीय सेना में 40 वर्ष, ये पूछा सकता है, 40 ईयर्स तक परिचालन किया, काम किया। और दोस्तों इसे 19 दिसंबर 2025 को, 19 दिसंबर डेट याद रखना, 2025 को डीकमीशन यानी कि सेवा मुक्त कर दिया। और ये नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में हुआ उनका सेवा मुक्त समारोह। और 1980 के दशक में इसको कमीशन किया गया था। सिंधु घोष ने भारत के समुद्री क्षेत्रों में पानी के नीचे गश्त लगाई, प्रशिक्षण मिशन चलाया और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए। नेक्स्ट बात करेंगे, रेल आधारित मोबाइल नेटवर्क से अग्नि प्राइम का पहला सफल परीक्षण कौन सा है? यह अग्नि प्राइम, याद रखना, अग्नि प्राइम। डीआरडीओ ने 2000 किलोमीटर दूरी की मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की, ये मध्यम दूरी की है, वो है क्या है? मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का पहला बार सफल परीक्षण किया, और 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी, अग्नि प्राइम की, ठीक है। यह मोबाइल लॉन्चर से 24 सितंबर 2025 को किया गया। सेना के सामरिक बल कमांड के सहयोग से उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण रेंज से इस परीक्षण ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया, ठीक है। और अपनी तरह का यह पहला परीक्षण विशेष रूप से डिजाइन किए गए रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से किया गया। गॉट माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट बात करेंगे। दूसरा है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ, ये नौसेना में शामिल हुआ है, ठीक है। एंटी समी ने इसको आंड्रोथ बोला गया, एंड्रोथ ऐसे करके है कुछ, आंड्रोथ। तो रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रीच शिप, भाई लिखते क्यों नहीं तुम लोग, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, जीआरएससी द्वारा निर्मित दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी का युद्धपोत यानी कि एंटी सबमरीन वॉर है, शैलो वाटरक्राफ्ट, यह शैलो वाटरक्राफ्ट है आईएनएस आंद्रोथ। इसको औपचारिक रूप से 6 अक्टूबर, ये याद रखना, 6 अक्टूबर 2025 को नौसेना में कमीशन किया गया, मतलब लागू किया गया, मतलब शामिल किया गया। तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बियों की पूरी निगरानी करने तथा खोजी अभियानों के साथ साथ हमला करने में सक्षम है ये पोत। जीआरएससी द्वारा 13 सितंबर को नौसेना को सौंप दिया गया, ठीक है। और इसका नामकरण लक्षद्वीप समूह के आंद्रोथ द्वीप के नाम पर, जो आंद्रोथ आइलैंड है उसके नाम पर रखा गया। और नौसेना ने कुल 16 ऐसे युद्धपोतों के लिए ऑर्डर किया है, इसमें से 8 का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स करने वाले हैं। और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने ऐसा पहला युद्धपोत बनाया, इसका नाम था अर्नाला को 5 मई को नौसेना को सौंपा गया, जिसकी कमीशनिंग 18 जून 2025 को हुई थी, ठीक है। ये थी आपकी महत्वपूर्ण बातें। अब बात करेंगे यहाँ पर तीसरा स्वदेशी जो जल सर्वेक्षण पोत है, आईएनएस इच्छक। इंपोर्टेंट है आईएनएस इच्छक, तो याद रखना ये आईएनएस इच्छक पे क्या होगा, आईएनएस इच्छक। चलो, आईएनएस इच्छक नौसेना में शामिल है। तीसरा है ये, कौन सा है? थर्ड। भारतीय नौसेना की जल सर्वेक्षण क्षमता में बढ़ोतरी गत 7 नवंबर 2025 को हुई, जब तीसरा स्वदेशी सर्वेक्षण पोत इच्छक कोच्चि नौसैनिक अड्डे पर, कहां पर? कोच्चि में ये शामिल किया गया, नौसैनिक अड्डे पर। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने इसको औपचारिक रूप से नौसेना में शामिल किया, और यह भारतीय नौसेना में शामिल 10वां युद्धपोत है। कौन सा? 10वां, ठीक है। इसको भी दोस्तों किसने बनाया? जीआरएससी ने, जीआरएससी यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने इसको निर्मित किया। आईएनएस इच्छक हाइड्रोग्राफिक, समुद्री विज्ञानी वगैरह वगैरह, ये देख सकते हो, ये सारी चीजें इसमें है। चलो, वही सर्वेक्षण पोत इच्छक का जलावतरण, ये पूछा सकता है, 26 नवंबर 2022 को हुआ। इसका जो जलावतरण 26 नवंबर 2022 को हुआ, ठीक है। जलावतरण 26 नवंबर 2022 को हुआ, ठीक है। यानी पुरानी न्यूज नहीं लग रही, 2025 होना चाहिए, ठीक है। और 14 अगस्त 2025 को इसको सौंपा गया था। इसकी औपचारिक कमीशन 7 नवंबर 2025 को हुई। इस श्रृंखला का पहला सर्वेक्षण पोत था आईएनएस संगायक 3 फरवरी 2024 को। दूसरा आईएनएस निर्देशक 18 दिसंबर 2024 को नौसेना में कमीशन किए गए आईएनएस संगायक और निर्देशक। और ऐसे 4 पोतों के लिए रक्षा मंत्रालय ने 30 अक्टूबर 2018 को
इनके साथ एक अनुबंध किया था। चलो, गुरुग्राम में नौसैनिक केंद्र आईएनएस अरावली की कमीशनिंग। समुद्री सुरक्षा को मजबूत प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना ने हेतु नौसैनिक अड्डा समुद्र से 1100 किलोमीटर दूर गुरुग्राम हरियाणा में आईएनएस अरावली के नाम से 12 सितंबर 2025 को कमीशन किया है। याद रखना। गश्ती पोत आईसीजीएस अक्षर तट रक्षक बल में शामिल। भारत की समुद्री सीमा पर निगरानी, बचाव अभियान एवं आक्रामक शक्ति में और वृद्धि अक्टूबर 2025 में हुई, जब ये आईसीजीएस अक्षर को तट रक्षक बल में शामिल किया गया। 60% स्वदेशी सामग्री से बना है ये पोत और बनाने वाली कंपनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, चलो, दूसरा युद्धपोत अंजदीप नौसेना में शामिल। 22 दिसंबर 2025 को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित युद्धपोत अंजदीप चेन्नई में, कहां पर? चेन्नई में, याद रखना, चेन्नई में भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। ट्रिपल पी मॉडल के तहत तैयार यह युद्धपोत एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलोक्राफ्ट श्रृंखला के 8 पोतों का तीसरा जहाज है, जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है, जिसकी लंबाई 77 मीटर है। अंजदीप को याद रखना, यह वाटर जेट प्रोपल्सन से सबसे बड़े युद्धपोतों में से एक है। इसका नामकरण कर्नाटक के पास स्थित एक अंजदीप द्वीप है, याद रखना, उसके नाम पर रखा गया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बहुत याद रखना, क्योंकि ये काफी रियलिस्टिक हो जाता है। अब बात करेंगे डीआरडीओ। डीआरडीओ का नया रॉकेट स्लेज इंजेक्स परीक्षण। तो किसका? ये डीआरडीओ का। दिसंबर 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन दैट इज कॉल्ड डीआरडीओ ने लड़ाकू विमानों से बाहर निकलने के लिए विकसित एस्केप सिस्टम का नियंत्रित वेग पर उच्च गति रॉकेट स्लेज परीक्षण पूरा कर लिया है। बहुत ही अच्छी चीज है, रॉकेट स्लेज इजेक्शन। इजेक्शन है, इंजेक्शन नहीं, इजेक्शन, सॉरी, इजेक्ट होते हैं ना, जो इजेक्ट होते हैं, जब जो फाइटर प्लेट है उससे इजेक्ट होना होता है, जब वो कुछ क्रैश कर जाए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। इसको दोस्तों चंडीगढ़ में स्थित है, मैंने पहले बताया, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी, टीबीआरएल बोलते हैं। तो टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज सुविधा केंद्र में किया गया। यह परीक्षण एडीए एयरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से किया गया। ये दोनों कंपनियां शामिल थी इस परीक्षण में। ये सब शामिल है देखना, और ये अत्यंत जटिल और गतिशील है, ये भी देख सकते हो। इस परीक्षण के दौरान एलसीए विमान के अग्रभाग को एक दोहरी स्लेज प्रणाली के साथ संयोजित किया गया और कई ठोस प्रोडक्ट रॉकेट मोटर्स के चरणबद्ध प्रज्वलन द्वारा नियंत्रित किया गया। ठीक है, ये सब पढ़ लेना, एक बार पढ़ना चाहता हूँ। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी पे आते हैं। ये नौसेना में शामिल है। हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ चुकी है, क्योंकि भैया रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में दो अत्याधुनिक, कहां पर? उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को विशाखापट्टनम में आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया है। दोनों युद्धपोत पूर्वी बेड़े का हिस्सा बनेंगे और हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूती बनाएंगे। और इनको आईएनएस उदयगिरी को दोस्तों याद रखना, मुंबई के मजगांव डॉक लिमिटेड, और आईएनएस हिमगिरी का निर्माण कोलकाता यानी कि गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के द्वारा किया गया है। ये प्रोजेक्ट 17A कई बार आ चुका है, याद रखना। इसके तहत बने ये स्टील फ्रिगेट्स भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण और आत्मनिर्भर भारत का बेहतरीन एग्जाम्पल है। इससे पहले नौसेना की लंबी दूरी की निगरानी और ये सब चीजें आप देख सकते हो। दुश्मन के रडार और संचार संकेतों को जाम कर सकता है। दोनों नीलगिरी श्रेणी के युद्धपोत हैं, आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी। और ये नौसेना के डिजाइन में, जो नौसेना का डिजाइन है उसके ब्यूरो ने तैयार किया दोस्तों। ठीक है, चलो, आईएनएस उदयगिरी का डिजाइन ब्यूरो का 100वां जहाज है और यह युद्धपोत 75% क्या है? स्वदेशी सामग्री से बना है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली आईएडीडब्ल्यूएस का सफल परीक्षण। दोस्तों डीआरडीओ, किसने? डीआरडीओ ने एकीकृत वायु रक्षा जो हथियार है, एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली, इसे बोलते हैं आईएडीडब्ल्यूएस, आईएडीडब्ल्यूएस इंटीग्रेटेड, ठीक है, एयर डिफेंस जो है वार्निंग सिस्टम है, इस तरीके से कुछ। इसका पहला परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया और यह परीक्षण 23 अगस्त 2025 को उड़ीसा के समुद्री तट पर हुआ। वहीं आईएडीडब्ल्यूएस एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में, सरफेस टू एयर, सतह से यानी जमीन से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल है, यानी बोलते हैं QRSM, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम होता है। उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली जिसे बोलते हैं VSHO DRDS मिसाइलें, और एक उच्च शक्ति सहित लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW शामिल है।
सभी हथियार प्रणाली घटकों का एकीकृत संचालन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला द्वारा विकसित एक केंद्रीकृत कमान व नियंत्रण केंद्र द्वारा नियंत्रित किया गया, DRDO के द्वारा दोस्तों। ठीक है, चलो अब बात करेंगे पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का। भारत ने रणनीतिक रक्षा यानी कि स्ट्रेटेजिक डिफेंस क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए 17 जुलाई 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट जो रेंज है परीक्षण केंद्र से परमाणु क्षमता युक्त बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण सामरिक बल कमान के तहत किया गया, जिनमें सभी परिचालन मानकों की सफलतापूर्वक पुष्टि हुई। तुर्की द्वारा गैर परमाणु बम गजेब का प्रदर्शन। तो गजेब क्या भाई, ये गजेब समझ लो, ये आ सकता है, हमें दूसरों का पता होना चाहिए। गजेब जो है तुर्की का एक परमाणु बम प्रदर्शन है। तुर्की ने इस्तांबुल में 26 से 27 जुलाई के बीच में आयोजित 17वां अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला IDEF 2025 में अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब, तुर्की भाषा में इसका अर्थ होता है क्रोध, इसका अनावरण किया। 970 किलोग्राम वजनी है, जिसे अब तक के सबसे घातक पारंपरिक हथियारों में से एक माना जा रहा है। तो गजब याद रखना, तुर्की का गैर परमाणु, यानी कि ये परमाणु नहीं गैर परमाणु है। चलो नेक्स्ट, INS निस्तार नौसेना में शामिल स्वदेश निर्मित पहले गोताखोरी सहायता पोत डाइविंग सपोर्ट वेसल है INS निस्तार। INS निस्तार को कहां पर, विशाखापत्तनम में 18 जुलाई दोस्तों याद रखना, 18 जुलाई को निर्मित यह पोत 18 जुलाई को 2025 को नौसेना में कमीशन किया गया। यह पोत हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित है और 8 जुलाई 2025 को नौसेना को सौंपा गया। 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल से पहला पोत निस्तार अत्याधुनिक गोताखोरी उपकरणों से लैस 300 मीटर गहराई तक बचाव अभियान में सक्षम है। गहरे पानी में बचाव करेगा और पनडुब्बी के लिए मदद साबित करेगा ये। ठीक है, चलो गश्ती पोत अटल का जलावतरण। भारत ने अपने तटीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। गोवा में दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल की नवीनतम तेज गश्ती पोत, जिसे बोलते हैं फास्ट पेट्रोल व्हीकल, फास्ट पेट्रोल वेसल, इसका नाम है अटल। क्या नाम है, अटल दोस्तों। अटल का 29 जुलाई 2025 को जलावतरण किया। यह पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा वास्को द गामा में निर्मित किया गया और ये 8 अत्याधुनिक FPV जो फास्ट पेट्रोल वेसल में श्रृंखला में ये कौन सा है, 6 नंबर का, 6 नंबर का है दोस्तों। ठीक है, यह आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है हमारे। ठीक है, और ये गोवा शिपयार्ड ने डिजाइन किया है। चलो अब आएंगे समुद्र, एक मिनट, समुद्र प्रचेत का जलावतरण। रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाई जिसका नाम है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, उसके द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक बल के लिए दूसरे स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत PCV पेट्रोल कंट्रोल वेसल्स समुद्र प्रचेत का 23 जुलाई 2025 को जलावतरण किया। GSL अधिकारी के अनुसार, जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अनुसार अधिकारी के अनुसार, L पोत में 2 भुजाएं, ये सब देख लेना। यह पोत भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसमें तेल रिसाव की स्थिति में निपटने की क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गॉट माय पॉइंट। चलो अब बात करेंगे अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। अपनी सामरिक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भारत ने 20 अगस्त 2025 को 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की है मिड बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। ठीक है, चीन के सुदूर उत्तरी भाग और यूरोप के कुछ क्षेत्रों सहित करीब पूरा एशिया अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता के दायरे में। रक्षा मंत्रालय के अनुसार उड़ीसा के चांदीपुर स्थित ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से मिसाइल ने परीक्षण के दौरान सभी परिचालन और तकनीक मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसकी लंबाई 17 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर और वजन करीब 50 टन है। भारत ने पिछले साल मार्च में भी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया। अग्नि 1 से 4 मिसाइलों की मारक क्षमता 700 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक है और इसे पहले ही सेनाओं में तैनात किया जा चुका है। अग्नि 1 मिसाइल 1000 किलोग्राम का पेलोड यानी कि 1000 किलोग्राम के हथियार ले जा सकती है। भारत ने परमाणु क्षमता संपन्न कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का सफलतापूर्वक भी परीक्षण किया। गॉट अ पॉइंट। अग्नि 5 एक 3 चरण, दोस्तों याद रखना ये इंपोर्टेंट है, 3 चरण यानी कि ये 3 चरण का 3 स्टेज का ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल वाला संचालित होने वाली एक मिसाइल है, सॉलिड फ्यूल वाली। यह एक ही बार में कई ठिकानों को निशाना बना सकती है। याद रखना INS 5। INS तमाल की बात करेंगे। INS तमाल ने किया कमाल। भारतीय नौसेना द्वारा INS तमाल को 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनग्राद, ये रसिया का मामला है, रूस के कालिनग्राद में कमीशन किया गया, इंडिया में नहीं।
आईएनएस तमाल को। यह एक अत्याधुनिक स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है और भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित युद्धपोत है। इसके बाद कोई भी विदेशी युद्धपोत नहीं खरीदा जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की पहल की दिशा में भारत की नौसैनिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो रहा है। आईएनएस तमाल रूस के यान्तार शिपयार्ड में निर्मित किया गया और भारत सरकार की स्वदेशी रक्षा उत्पादन नीति की सफलता का प्रतीक है। इसमें करीब 33%, याद रखना 33% स्वदेशी उपकरण लगे हैं आईएनएस तमाल में। और इसका जो कार्यक्रम अध्यक्षता है उसकी अध्यक्षता की वाइस एडमिरल संजय जी सिंह ने, जो रूस से पिछले 2 दशक से ये हो रहे युद्धपोत आयात इंपोर्ट के युग को औपचारिक समापन का प्रतीक रहा। आईएनएस तमाल क्रवाग तुसील क्लास फ्रिगेट श्रेणी का युद्धपोत है। इसकी लंबाई 125 मीटर, इतना टन विस्थापन क्षमता, स्टील इतना है। आईएनएस तमाल भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल होगा। किसमें? जो नौसेना का पश्चिमी बेड़ा, वेस्टर्न बेड़े में शामिल होने वाला बहुत ही इंपोर्टेंट क्या है? स्टील्थ मिसाइल नहीं है, मल्टी रोल फ्रिगेट है। स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है, यानी अंतिम विदेशी निर्मित युद्धपोत भी आईएनएस तमाल। राइट, तो ये था आपका दोस्तों जितनी भी आपकी वैज्ञानिक यानी कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे वो सारे हमने इसमें कंप्लीट करा दिए। सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी बहुत तरीके से कराए गए साइंस की जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड चीजें थी, सारी चीजों को हमने सब कंपाइल कर दिया है। सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल वाले बटन पर क्लिक कर लेना, जिससे नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आपके पास पहुंचे नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए।